नमस्कार, मैं विनोद विप्लव, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं ग्रेट लीजेंड चैनल। आज बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के जीवन के उस पीरियड की जिसको हम लोग या मीडिया में जिसको लीन पीरियड कहा गया था। मतलब जिस समय रफ़ी साहब को कम गाने मिल रहे थे। जब रफ़ी साहब फिल्म संगीत की दुनिया में आए थे तब उनकी चुनौती मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद जैसे बेहतरीन गायकों से थी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी गायन क्षमता के बल पर इन चुनौतियों का सामना किया और अपने आप को स्थापित किया। लेकिन इसके बाद उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब उनको कम गीत मिलने लगे और जिसको मीडिया ने लीन पीरियड की संज्ञा दी थी। तो असल में वैसे तो रफ़ी साहब के जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आया जब उन्हें किसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़े। लेकिन 1970 के बाद जब किशोर कुमार ने फिल्म आराधना में एक गीत गाया था जो काफी सुपर हिट हुआ था, मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। और चूंकि उनकी दोस्ती आर.डी. बर्मन से थी, इसलिए आर.डी. बर्मन ने किशोर कुमार को पहले शुरू से ही काफी महत्व दिया। और चूंकि राजेश खन्ना और कुछ और जो अभिनेता थे उनकी भी इस गाने के हिट होने के बाद उनकी भी एक जिद रहती थी कि उनकी फिल्म में किशोर कुमार को ही लिया जाए, मतलब किशोर कुमार की ही आवाज़ हो। तो इन कारणों से रफ़ी साहब थोड़े समय के लिए 1971 से लेकर 1976 तक के लिए बैकग्राउंड में चले गए थे। मतलब बैकग्राउंड में जाने का मतलब ये नहीं कि उनको गाने बहुत कम मिल रहे थे, गाने मिल रहे थे। लेकिन पहले जो जिस तरह से उनका एक छत्र राज था, उस तरह से वो जो राज था उनका, वो उतना उनका जो वर्चस्व था उसमें कमी आ गई। हालांकि देखें कि कहते हैं कि उसके बाद किशोर कुमार ने रफ़ी साहब को पीछे कर दिया, लेकिन वाकई देखा जाए तो रफ़ी साहब को पीछे उस हद तक नहीं किया था जिस हद तक लोग सोचते हैं। मतलब उस दौरान जितने गाने किशोर कुमार ने गाए, 3000 के गाने करीब किशोर कुमार ने गाए, और आराधना से पहले किशोर कुमार ने मात्र 300 गाने गाए। मतलब 3300 गाने के आसपास किशोर कुमार ने अपने जीवन में गाए थे। और जब रफ़ी साहब का वर्चस्व था तब किशोर कुमार ने मात्र 300 गाने गाए। और आराधना में जो मेरे सपनों की रानी हिट होने के बाद उन्होंने 3000 गाने गाए, जबकि उनका शीर्ष काल था, किशोर कुमार का सबसे चरम काल था। लेकिन इस काल में जब किशोर कुमार टॉप पे होते थे और जब कहते हैं कि रफ़ी साहब का लीन पीरियड था, उस समय भी रफ़ी साहब ने किशोर कुमार से मात्र 19 गाने कम गाए। और उसी लीन पीरियड के दौरान लैला मजनू और कई ऐसी फिल्मों में उन्होंने गीत गाए जो कि बहुत ही सुपर डुपर रहे, हिट रहे, और उसी दौरान उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1971 से 1976 के दौरान रफ़ी साहब के अस्थायी उतार के कई कारण थे। 70 के दशक में नए प्रयोग हो रहे थे, नए संगीतकार आ रहे थे और परिवर्तनों का काल था। इस दशक में रोशन, जयकिशन, मदन मोहन और सचिन देव बर्मन जैसे संगीतकारों का निधन हो चुका था। नौशाद एवं ओ.पी. नैयर जैसे संगीतकारों की सक्रियता कम हो गई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी जैसे नए संगीतकारों की नई पौध का उदय हो चुका था। फिल्म संगीत पर काफी हद तक व्यावसायिकता हावी हो चुकी थी और संगीत के प्रति नई पीढ़ी का स्वाद और मिजाज बदल चुका था। इन कारणों से फिल्म संगीत का वातावरण काफी बदल गया था। इन परिस्थितिजन्य परिवर्तनों के अलावा रफ़ी साहब ने पारिवारिक, धार्मिक और व्यक्तिगत कारणों से करीब 4 साल के लिए अपने आप को फिल्म संगीत से अलग कर लिया था। रफ़ी साहब ने अपनी सक्रियता कम इसलिए की थी कि जब रफ़ी साहब हज के लिए गए थे तो हज के दौरान ही किसी ने कह दिया था कि गाना गाना पाप है। तो इस बात को लेकर रफ़ी साहब काफ़ी दुखी हो गए और उन्होंने कुछ समय के लिए गाने बंद कर दिए। और काफ़ी जब लोगों ने समझाया, जैसे नौशाद साहब ने समझाया कि भाई आपकी तो प्रतिभा जो है, आपकी तो एक ही प्रतिभा, खुदा ने आपको एक ही प्रतिभा दी है
और वह है गला। आप कुछ और दूसरा काम नहीं कर सकते, आप कोई नौकरी नहीं कर सकते हैं, या कोई और दूसरे तरह का काम आपको आता नहीं है, या आप कर नहीं सकते। आपको तो खुदा ने एक ही काम दिया है, एक ही काम के लिए भेजा था, और अगर खुदा नहीं चाहता तो आपको उस तरह की क्षमता या वो प्रतिभा, आपके गले में जो आवाज़ की मिठास है वह आपको मिलती ही नहीं। वह मिठास आपके गले में जो है वो मिलती नहीं। आप इसी काम के लिए बने हुए हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं कि आपके लिए गाना गाना पाप है। तो उन्होंने काफ़ी समझाया, उसके बाद थोड़ा सा उनको लगा, फिर धीरे धीरे करके रफ़ी साहब फिल्म संगीत की दुनिया में लौटे। और इसके बाद भी जब रफ़ी साहब हज पर गए थे और कुछ समय के लिए उन्होंने बंद कर दिया था, उसके बाद काफ़ी समय तक उन्होंने वर्ल्ड टूर किया था और जगह जगह जाकर लंदन, अमेरिका जैसे अन्य देशों में जाकर अपना स्टेज प्रोग्राम करते थे। और उन दिनों ज़्यादातर समय अपने बेटों के साथ ही लंदन में जो रहते थे, खालिद, हामिद, उनके साथ ही समय गुजारते थे। और कहते हैं कि यहाँ पे जो संगीतकार होते थे वो पूछते थे इनसे जहीर बारी से कि रफ़ी साहब कब आएंगे, कब आएंगे, भाई एक गाने का रिकॉर्डिंग के लिए टाइम लेना है। तो जहीर बारी का अक्सर फ़ोन आता था रफ़ी साहब को कि साहब आप कब आ रहे हैं, यहाँ संगीतकार तो परेशान किए हुए हैं कि भाई टाइम दीजिए, टाइम दीजिए। तो रफ़ी साहब टाल देते थे। मतलब उनका कुछ ऐसा, एक तरह से कुछ ऐसा स्वभाव हो गया था, या ऐसा मूड बन गया था कि वह इनसे बॉम्बे से दूर ही रहते थे। तो सोचिए उस समय जब काफ़ी समय के लिए बाहर थे, और फिल्मी दुनिया में कहा जाता है कि अगर आप 3 महीने के लिए बाहर हों तो मतलब आप 3 साल के लिए बाहर हो गए। मतलब इतनी ज़्यादा गलाकाट प्रतिस्पर्धा होती है, और एक से एक लोग आपकी जगह को हथियाने के लिए तरह तरह के कुकर्म करते रहते हैं। तो रफ़ी साहब जब दोबारा लौट करके आए फिल्म संगीत की दुनिया में, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मतलब कहते हैं 3 साल के लिए उन्होंने फिल्म संगीत की दुनिया से अलग रखा था, तो काफ़ी देर हो चुकी थी, 3 साल का गैप हो गया था। तो उसके कारण उनको कम, उस समय के गीत उनके हैं बहुत कम हैं, और जब आए तो देर होने के कारण काफ़ी समय भी बदल गया, काफ़ी नए गायक आ गए, नए जो अभिनेता हैं वो आ गए, नए संगीतकारों की पौध खड़ी हो गई, और जो पुराने संगीतकार थे वे बैकग्राउंड में चले गए। तो इन सब, इसके अलावा जो मिजाज है लोगों का, जो सुनने वालों का जो रुचि होती है वो भी बदल गई, बदलती है। जाहिर है कि समय एक तरह का नहीं रहता, हर समय आप एक ही तरह के गीत, एक ही तरह की आवाज़ को लगातार नहीं सुन सकते हैं। तो लोगों को भी एक बदलाव चाहिए था। तो उसी दौर में किशोर कुमार ने अपनी जगह बनाई, और इसके अलावा जो रफ़ी साहब की आवाज़ के क्लोन, कई ऐसे गायक भी आए जो रफ़ी साहब की तरह गाते थे, तो उनको भी जगह बनाने में मदद मिली। और रफ़ी साहब तो चाहते थे कि भाई उनकी जगह, मतलब और भी लोग, और भी प्रतिभाशाली लोग इस फिल्म के, और भी प्रतिभाशाली लोग फिल्म संगीत की दुनिया में आए। तो वह तो अक्सर नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देते थे। तो इसलिए उनके दिल में किसी तरह का मलाल नहीं था कि मुझे कम गीत मिल रहे हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, रफ़ी साहब के उस दौरान मतलब थोड़े से कम गीत उन्होंने गाए। एक बार उदित नारायण ने मुझसे, जब एक बार हमने मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा था कि रफ़ी साहब बाद के दिनों के बारे में बताते थे कि सोचिए एक समय मैं एक दिन में 6 गानों की रिकॉर्डिंग करता था, और आज मुश्किल से अगर एक गाने की रिकॉर्डिंग हो जाए तब मानता हूँ कि बहुत हो गया, मतलब अच्छा हो गया। 1971 से लेकर 1976 का समय उनके लिए व्यावसायिक तौर पर खराब रहा, लेकिन उन्होंने इसी मंदी काल में तुम जो मिल गए हो जैसे अनेक अविस्मरणीय गीत गाए, जिनकी नकल करना आज के गायकों के लिए कठिन चुनौती है। उन्होंने इसी दौरान फिल्म गीत गाता चल में आशा भोसले के साथ, श्याम अभिमानी, लैला मजनू में ये तो दीवाने की जिद है, और महबूब की मेहंदी में राजेश खन्ना पर फिल्माए गए गीत ये जो चिलमन है जैसे गीत गाए। 1971 से 1976 के दौरान एक और परिवर्तन यह हुआ कि फिल्मी डांस के केंद्र से शम्मी कपूर हट गए और उनकी जगह जितेंद्र ने ले ली। इसके बावजूद रफ़ी साहब ने
कितना प्यारा वादा जैसे गीतों के जरिए लोगों के दिलों पर छाए रहे। इस दौर में उन्होंने फिल्म गैम्बलर के लिए देवानंद पर फिल्माया गया मेरा मन प्यासा जैसे गीत गाए। यही नहीं, रफ़ी साहब ने 70 के दशक के संभवतः सबसे सुंदर गीत को आवाज़ दी। 1976 में रिलीज हुई फिल्म शंकर हुसैन में कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। मंदी काल के दौरान हालांकि रफ़ी साहब के गाए हुए गीतों की संख्या कम रही, लेकिन उनके गीतों की गुणवत्ता एवं उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। रफ़ी साहब ने इस दौरान अपना स्थान पाने के लिए प्रयत्न जारी रखा और काफ़ी हद तक सफल भी हुए। रफ़ी साहब एकमात्र ऐसे गायक हैं जो पृष्ठभूमि में जाने के बाद भी एक बार फिर उभर कर आए और हम किसी से कम नहीं, और लैला मजनू के रिलीज होने के बाद वह एक बार फिर उन्होंने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया और एक बार फिर वह शिखर पर पहुंच गए। तो यह थी रफ़ी साहब के लीन पीरियड के बारे में कुछ बातें। तो अगले वीडियो में और भी बातें करेंगे रफ़ी साहब से जुड़ी हुई या अन्य गायक गायिकाओं एवं अन्य फिल्मी हस्तियों से जुड़ी हुई अन्य बातों को हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।